हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे, आप लोग को याद है लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यस सर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट जो होता है, सेट का मतलब दो चीजें होता है। ठीक है, एक तो सेट का मतलब होना चाहिए कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब दो चीजें होता है, एक तो होता है डिस्टिंक्ट, दूसरा होता है डिस्टिंग्विशेबल। आप लोगों ने ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था, मैंने सेंड कर दिया था उस पे, ऐप पे। यस सर, पढ़ गए। हाँ, उसको डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ कुछ इसमें से ग्रीन वाला हमारा सेट था, रेड वाला हमारा सेट नहीं था, तो ये कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इसी में मैं ये आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो तीन टॉपिक और है हमारा, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं हल्का फुल्का कुछ कुछ एग्जांपल पूछना चाहूंगा, आप लोग उसको बताइएगा कि वो सेट है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूं इस तरीके से कि a इज इक्वल टू 4 5 2 1, क्या ये सेट होगा? क्या दिया सर? 4 5 2 1 होगा फोर सर। फाइव टू वन टू वन क्यों सेट होगा? सबसे पहला चीज हम लोग इस पे देखेंगे कि इसमें सारा एलिमेंट अलग अलग है या नहीं। अगर सारा एलिमेंट अलग अलग है, 4 अलग एलिमेंट है, 5 अलग है, 2 अलग है और 1 अलग है। ठीक है, और दूसरा चीज सबका सब मतलब डिस्टिंग्विशेबल भी है, मतलब दुनिया के सारे आदमी के लिए ये 4 होगा, सबके लिए सेम होगा। जब कोई चीज सबके लिए सेम हो जाता है, आपके लिए भी उसका डेफिनेशन सेम है, मेरे लिए भी उसका डेफिनेशन सेम है, तो वो चीजें हो जाता है हमारा डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सेट। अब ध्यान चीजें देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूं, एक और सेट लिख देता हूं बी। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, क्या ये सेट होगा? यस सर। ये भी सेट होगा हमारा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो 4 जो एलिमेंट है, 4 जो है वो किसका एलिमेंट है, सेट ए का कि सेट बी का? सेट ए। सेट ए का एलिमेंट है, बट देखने पता चल रहा है कि ए के अंदर वो है। तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है। ठीक है, उस सिंबल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। इज एन एलिमेंट ऑफ, इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, या तो बोला जाता है बिलोंग्स टू सिंबल, या तो बोला जाता है इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब क्या होता है, कैसा होता है। अगर मैं ऐसा लिख दिया 4 ऐसे करके ए, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? या तो हम इसको ऐसा रीड करेंगे कि 4 इज एन एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा, या तो हम इसको रीड करेंगे कि 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर हम इसको रीड कर सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 4 बिलोंग्स टू ए। आया समझ में? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 4 जो है वो ए का एलिमेंट है। और अगर बी में देखेंगे तो स्मॉल लेटर ए बी सी डी है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि बी बिलोंग्स टू बी, तो उसका मतलब क्या हो गया? बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, या फिर बी इज बिलोंग्स टू बी, बी जो है किसको बिलोंग कर रहा है? सेट बी को बिलोंग करता है। बी इज बिलोंग्स टू सेट बी, बिलोंग्स टू सेट बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, 4 5 2 1 ए का एलिमेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, और 1 भी क्या होगा? बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बट अगर हम एबीसीडी देखेंगे तो बी को बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग्स टू सेट बी, बी बिलोंग्स टू सेट बी, सी बिलोंग्स टू सेट बी, एंड जो हमारा डी है वो भी बिलोंग्स टू सेट बी। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या मेरा स्टेटमेंट सही होगा? अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 4 बिलोंग्स टू बी, क्या ये होगा? ये चीजें सही होगा क्या? बी इज एन 4 इज एन एलिमेंट ऑफ बी है? नो सर। नहीं है। ठीक है, बताते जाइएगा, मैं पूछते रहूंगा बीच बीच में। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यानी कि इस चीज को हम सिंबॉलिकली कैसे समझाएं कि ये ऐसा होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग सिंबल होता है, इसी के जैसा दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर हमारे पास सिंबल ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ये डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल है हमारा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 4 जो है वो तो बी का एलिमेंट नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, या फिर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इस तरीके से भी पढ़ते हैं, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। हम क्या कर रहे हैं? बिलोंग टू वाले सिंबल को बना के काट दे रहे हैं, मतलब वो उसको बिलोंग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से
अगर हमें लिख दिया जाएगा 5 बिलोंग्स टू बी, नहीं 5 भी बी को बिलोंग्स नहीं कर रहा। अगर मैं बोलूंगा ए बिलोंग्स टू, क्या ए होता है? नहीं होता है, तो ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि हमारे पास डी, क्या डी बिलोंग्स टू ए होगा? नहीं होगा, क्योंकि डी भी जो है वो ए का एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो हमने दो सिंबल के बारे में जानकारी ली। सबसे पहला सिंबल बिलोंग्स टू सिंबल और दूसरा सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल। समझ में आया यह सिंबल? दोनों सिंबल का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ या ना में बताइए, ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। समझ में आ गया? यस सर। ई हाँ, बिलोंग टू का फिर से जरा बता दीजिएगा, तो Belong डज नॉट to तो समझ बिलोंग टू फिर से जरा रिपीट कर बिलोंग्स टू दीजिए। मतलब उसके अंदर है या नहीं वो एलिमेंट। जैसे ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? 4 5 2 1। बिलोंग्स टू भी बोलते हैं या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ भी बोलते हैं। अगर मैं बोल दूंगा 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, क्या मेरा बोला हुआ चीजें सही होगा? अगर मैं ऐसा बोलूं कि 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या मेरा स्टेटमेंट सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जांपल के हिसाब से? बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए, तब मेरे को पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर, होगा। 4 सही इज होगा। बिलोंग टू ए। हाँ, 4 इज बिलोंग्स टू ए। तो उसको बिलोंग्स टू दिखाने का एक सिंबल होता है जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, और इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। जैसे इस सिंबल का नाम क्या है? प्लस। इस सिंबल का नाम क्या है? मल्टीप्लाई। इस सिंबल का नाम क्या है? माइनस। ठीक उसी तरीके से माइनस। बिलोंग्स टू का एक सिंबल होता है जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ये बताता है कि कौन किसका एलिमेंट है। तो हमने लिख दिया 4 बिलोंग्स टू है, हाँ सही है। 4 जो है जो किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। 4 किसके अंदर दिखाई दे रहा है? 4 जो है वो ए के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि बी जो है वो किसका एलिमेंट है। अगर हम बी को देखूंगा, बी जो है किसका एलिमेंट है? बी सेट के अंदर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग पढ़ेंगे बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो उसको मैंने लिख दिया बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक उसी तरीके से अगर वो उसका एलिमेंट नहीं हुआ, तो उसको भी दर्शाने का एक सिंबल है जिसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर मैं बोल दूं क्या 4 बी का एलिमेंट है, तो नहीं, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी के अंदर तो कोई भी 4 नाम का एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं मन करे मेरा कि लिखने का कि 4 बिलोंग्स टू बी, तो हम नहीं लिख सकते, वो चीज गलत हो जाएगा। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, अगर कोई किसी चीज का एलिमेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर ये ऐसे दिखाया गया तो इसका मतलब हो गया कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। आया समझ में? अब क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला हमारे पास आता है मेथड टू राइट सेट, या फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी बोला जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ये भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, या तो उसको रोस्टर फॉर्म या तो उसको टेबुलर फॉर्म से जानते हैं। उसका दो नाम होता है, रोस्टर फॉर्म भी बोला जाए तो वही मेथड, टेबुलर फॉर्म भी बोला जाए तो वही मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स, यानी कि सेट को जो है कुछ एलिमेंट्स के करके डिस्क्राइब किया जाता है। क्या होता है हम सारा का सारा चीजें देखेंगे। सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि कॉमा से उन लोगों को अलग अलग किया जाता है। एंड एनक्लोज देम बाय करली ब्रैकेट्स, ठीक है, करली ब्रैकेट से उसको फिर बंद किया जाता है, ठीक है। Note that while writing the set in roster form an element is not generally repeated, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एलिमेंट रिपीट करेगा तो वो सेट होगा ही नहीं। एग्जाम्पल द सेट ऑफ द वर्ल्ड स्कूल। चलिए ये सब तो हम लोग अभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि रोस्टर फॉर्म और या फिर टेबुलर फॉर्म क्या है, ठीक है। जहां समझ में नहीं आता है पूछिएगा। होता क्या है, सेट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये जो रोस्टर मेथड बताया गया है, रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, जो भी सेट होता है उसको हम लोग दो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एक करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। करली ब्रैकेट कैसा दिखता है, करली ब्रैकेट ऐसा दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो करली ब्रैकेट मतलब ये सेकंड ब्रैकेट की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी सेट को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सेट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन का हमारे पास दो मेथड होता है।
एक मेथड को हम लोग बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और सबसे पहले हम लोग उस मेथड को देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से दिखाया जाता है इस चीज को, कि सेट को किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और करली ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, जो भी हमारा सेट का एलिमेंट है वो लिखा जाता है, और जो भी सेट का एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है, यानी कि हर एक एलिमेंट के बाद एक एक कॉमा रहेगा, और उन सारे एलिमेंट्स को बंद कर दिया जाएगा किससे, एक करली ब्रैकेट से। एनक्लोज्ड मतलब सबको बंद कर दिया जाएगा किससे, करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। तो इस टाइप से अगर सेट को हम दिखाते हैं, तो इस तरीके से जब ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इस रिप्रेजेंटेशन का नाम हो जाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन का नाम है रोस्टर फॉर्म, यानी कि इस रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाता है, सेट का जो भी एलिमेंट है, ये जो लिखा गया है 2 3 4, इसके अंदर जो भी चीजें लिखा जाता है इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। इन सबको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। अगर मेरे से पूछा जाए कि इस सेट का एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के बीच में कौन कौन सा एलिमेंट है, वो है 2 है, वो है 3 है, वो है 4 है, वो है 5, यानी कि सेट के अंदर जो लिखा जाता है उसका नाम होता है एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है रोस्टर फॉर्म में, दो करली ब्रैकेट के अंदर सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, और सेट्स के एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा कॉमा से। आया समझ में, यस सर। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बी मेरे पास एक सेट है, और मैंने लिख दिया -1 -2 4 0, ठीक है। ये जो मैंने लिखा, ये कौन से मेथड में लिखा, मैंने इसको लिखा रोस्टर मेथड में, ठीक है, मैंने इसको लिखा रोस्टर मेथड में। ये हमने कौन से मेथड में इसको लिख दिया, हमने इसको रोस्टर मेथड में लिख दिया, ठीक है। रोस्टर मेथड या कोई भी मेथड, दुनिया का कैसा भी मेथड हो, अगर हम उसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीजें रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि सारा का सारा चीज डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ सारा का सारा चीज जो है वो डिस्टिंग्विशेबल भी होना चाहिए। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी इस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि सेट ऑफ लेटर्स स्कूल, ठीक है, स्कूल वाले वर्ड में जितने भी लेटर है उसका एक सेट बनाइए बोला जा रहा है, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो स्कूल वाले वर्ड में टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन सा, एस सी एच ओ ओ एल, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, सबको कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया, तो ये रोस्टर फॉर्म में बन गया। बट हमें बोला गया कि राइट द सेट ऑफ लेटर SCHOOL, यानी कि ये जो स्कूल वाला लेटर है उसका हमें सेट बनाना है। और हमने ये चीज पढ़ा था कि जब भी हम कोई भी चीज सेट लिखेंगे तो उसमें कोई भी चीजें रिपीट नहीं होना चाहिए, बट इस स्कूल वाले लेटर में क्या हो रहा है, 2 ओ आ जा रहा है, तो लेकिन 2 ओ नहीं लिखना पड़ेगा, हम जब भी सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही ओ लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर 2 ओ लिख देंगे, दो चीजें अगर रिपीट हो जाएगा तो फिर वो सेट नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए अगर स्कूल वाले वर्ड का हमें सेट लिखने के लिए बोला जाए, स्कूल वाला वर्ड है अपना वर्ड, ठीक है, अगर इससे सेट बनाने के लिए बोला जाए तो हम एक ही ओ लिखेंगे, सारा का सारा चीजें डिस्टिंक्ट होना चाहिए। आया समझ में, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यही चीज इसमें बोला गया है कि स्कूल में बी रिटन एज SCHOL, ठीक है, यानी कि कोई चीजें रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज है, ध्यान से देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीजें होता है सेट में, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, इसमें दिया हुआ है 2 3 5 -1 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। सेट में क्या होता है, इन ए सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो कभी जरूरी नहीं है कि अगर मैं मान लो एक और दूसरा सेट बना दूं जिसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 5 -1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी वही एलिमेंट है, बस अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया है, इसमें 2 पहले है, इसमें 5 पहले है।
तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों सेट अलग अलग हो जाएगा। अगर दोनों में सब एलिमेंट है, चाहे एलिमेंट को कैसे भी रखा गया है ऑर्डर में, वो ऑर्डर जरूरी नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा, ए सेट और बी सेट जो है वो बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसा लिखा जाए 2 3 5 -1, या फिर ये लिख दिया जाए 5 -1 2 3, सबका सब सेम है, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, यानी कि दोनों जो सेट है वो सेम सेट है। ठीक है, तो यानी कि एलिमेंट का अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, पहले 2 था फिर पहले 5 पहले लिख दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट के अंदर जो एलिमेंट है, बस वो एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो वो सेट क्या होगा, वही सेट कहलाएगा, सेम होगा। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग अपने दूसरे मेथड पे जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, चलिए हमारा अगला आ जाता है सेट बिल्डर मेथड या फिर सेट बिल्डर प्रॉपर्टी, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा जाता है। सर आवाज बहुत कट रहा है। ओके, नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मौसम आज खराब है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो भेज दूंगा। अगर एक दो पॉइंट कहीं पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल वाला वीडियो नहीं भेज पाया था, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था। आज दोनों वीडियो मैं साथ में भेज दूंगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों का। ध्यान से देखिएगा, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये क्या होगा, मैं जो जो चीजें बताते जाऊंगा उसको बस समझते जाइएगा अभी। ठीक है, जो जो जैसा जैसा पॉइंट में बताते जाऊंगा उस पॉइंट को समझते जाइएगा। हम लोग बाद में ये डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो आप मेरा बात समझते हुए जाइएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग कोई सेट लिखते हैं ए। ठीक है, अगर मैं कोई सेट ए लिख रहा हूं तो सबसे पहला चीज उस सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, जैसे हम लोग इसमें लिखते थे रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी क्या रहेगा, करली ब्रैकेट के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। साथ ही साथ अब थोड़ा सा चीजें अलग हो जाता है, करली ब्रैकेट के बाद थोड़ा सा चीजें अलग हो जाता है। अब ये जो सेट ए है इसको कोई ना कोई एक इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। मान लेते हैं एक्स। ठीक है, क्या बोल दिया हमने, एक्स। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमारा जो सेट ए होगा वो x के बराबर होगा, यानी कि जो x का वैल्यू निकलेगा वही a का वैल्यू होगा। ध्यान से समझिएगा, जो x का वैल्यू निकलेगा वही a का वैल्यू होगा। हम लोग क्या करते हैं, सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बट जो सेट होता है उसको एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैंने इस बार इस सेट a को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, x से। तो जो हमारा x का वैल्यू निकलेगा वही हमारा a सेट होगा। x का वैल्यू चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो x का वैल्यू निकलेगा वही हमारा सेट a होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, या फिर इसको कभी कभी करली ब्रैकेट के अंदर x लिख के ऐसा एक स्लैश भी दे दिया जाता है। ठीक है, या तो कॉलन के फॉर्म में दिखेगा या तो ऐसा स्लैश के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, दोनों सेम चीज है। उसके बाद इसका मतलब है कि जो सेट ए की बात कर रहे हैं वो x है। उसके बाद अगला देखना, उसके बाद क्या बताया जाएगा, अब इस x के बारे में बताया जाएगा कि ये x क्या है। सबसे पहले ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि ये जो a है, a का मतलब x है। अब बताया जाएगा कि x क्या है आगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो x को मान लिया ऐसा बताया जा रहा है कि x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, x को बोला जा रहा है 2n। इस कर्ली ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया कि a का मतलब x होगा, x का मतलब 2n होगा, और n जो होगा वो 3 से छोटा होगा, और n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। आप लोग को नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर पता है आप लोगों को? यस सर। क्या क्या होता है नेचुरल नंबर? सर 1 2 3। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करता है। सबसे पहले हम लोग जो सेट होगा वो लिखेंगे, फिर उस सेट को किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। उस सेट ए को हमने लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया x। ठीक है, फिर हम आगे बताएंगे कि हमारा x क्या है। तो हम बता रहे हैं कि हमारा x जो है, x का मतलब 2n है। x का मतलब 2n। अब n क्या है ये नहीं पता, तो n के बारे में जानकारी दिया जाएगा। बोला जा रहा है कि n जो होगा वो लेस देन 3 होगा, और n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि क्या बोला जा रहा है, a का मतलब x है,
x का मतलब कोई 2n है और n क्या है, n जो होगा लेस देन 3 होगा और n जो होगा वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब लेस देन 3 नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा? 1 और 2। 1 और 2, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब समझिएगा कि n का वैल्यू, n तो एक नेचुरल नंबर है कि n तो नेचुरल नंबर होगा, और कैसा नेचुरल नंबर होगा? 3 से छोटा होगा, तो 3 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा? 1 और 2। अगर n का वैल्यू 1 और 2 हुआ तो x का मतलब 2n था। अगर x का मतलब 2n था, n का मतलब 1 और 2 है, तो x का मतलब क्या हो जाएगा? 2 into 1 और 2 into 2, क्योंकि n की जगह 1 रख देंगे, n की जगह 2 रख देंगे। आया समझ में? आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। हमें बोला गया है कि n का मतलब नेचुरल नंबर है और n क्या है? लेस देन 3 है। तो n का जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है? n या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। ठीक है, x का मतलब कितना है? 2n है। तो अगर x का मतलब 2n है तो x का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। तो x का n का वैल्यू अगर 1 है तो 2n कितना हो जाएगा? 2 into 1। x का n का वैल्यू अगर 2 है तो 2n कितना हो जाएगा? 2 into 2। तो उस हिसाब से हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? x का वैल्यू निकल के आएगा 2 और 4। आया समझ में? x का वैल्यू कितना निकल के आया? 2 और 4। किसी को कोई दिक्कत कि x का वैल्यू कैसे क्या निकल के आया? x का मतलब 2n है, जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 into 1, जब n का वैल्यू 2 रखेंगे x का वैल्यू 2 into 2, क्योंकि n की जगह 2 आ जाएगा, तब x का मतलब कितना निकल के आया? x का मतलब एक तो 2 निकलेगा और एक तो x का मतलब 2 into 2 4 निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि x का मतलब कितना निकल गया? 2 और 4। Yes. तो ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ अजीबोगरीब तरीके से सेट को बताया जाता है और हमने वो सेट फाइंड आउट कर लिया कि एक्चुअली में a का मतलब क्या था? x का मतलब कितना निकला? 2 और 4। तो यानी कि a क्या हो गया? 2 और 4। a क्या हो गया हमारा? 2 और 4। ठीक है, उसका मतलब हमने ये सेट जो a सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में था उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया हुआ है उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में बड़ा खतरनाक तरीके से दिया गया था उसका मतलब एक्चुअली में क्या था? 2 और 4। आया समझ में थोड़ा बहुत? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। चलिए मेरे पास एक दूसरा सेट दिया गया है b। ठीक है, आप लोग को इंटीजर पता है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर पता है आप लोगों को? अरे बोलिए भाई, पता है तो पता, नहीं पता नहीं पता, इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? अरे याद नहीं आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटीजर सुना था। ठीक है, चलिए मैं Yes, sir. मैं ये सारी चीजें भेज दूंगा कि इंटीजर भी क्या होता है। सुनिए, नेचुरल नंबर क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, Yes. इन सारे नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1, Minus. सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने -1 को। इन सब का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, इस तरीके से बढ़ता जाते रहेगा। आया समझ में? तो ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर का नेगेटिव, और इसके साथ अगर मैं 0 को ले लूं तो ये तीनों चीज मिलके हो जाता है इंटीजर। आया समझ में? तो इंटीजर कोई डेसिमल नंबर में नहीं हो सकता, इंटीजर कोई फ्रैक्शन में नहीं हो Yes, sir. सकता। इंटीजर जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, फिर उस नेचुरल नंबर का नेगेटिव वाला नंबर होगा और साथ ही साथ 0। ये तीनों नंबर मिलके हमारा क्या बनता है? इंटीजर। आया समझ में? अब समझ में आ गया इंटीजर क्या है? Yes, sir. और इंटीजर को i या फिर z से रिप्रेजेंट करते हैं, z या फिर i से। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं एक सेट ले रहा हूं b। ठीक है, और वो b सेट क्या है? ध्यान से सुनिएगा, उस b सेट का मतलब रख दे रहा हूं मैं x, यानी कि b का मतलब क्या हो गया? x। ठीक है, b का मतलब क्या है? x। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद x को बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू 2 to the power n। x को क्या बोला जा रहा है? 2 to the power n, और n जो है उसको बोला जा रहा है -2 से बड़ा और 3 से छोटा। ठीक है, x का मतलब क्या है? 2 to the power n, और n को क्या बोला जा रहा है? -2 से बड़ा और 3 से छोटा, और n जो है n वो
इंटीजर है। तो कोई बता पाएगा सबसे पहला चीज n का वैल्यू क्या होगा? n इंटीजर है और -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो n का वैल्यू क्या आएगा सबसे पहले? -1 -1 1 और 2। भाई जीरो कहाँ गया? हाँ सॉरी जीरो भी होगा। -1 0 1 और 2 आया समझ में? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब Yes. x का मतलब है 2 टू दी पावर n, यानी कि x का मतलब क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1 और 2 टू दी पावर 2, यानी कि x क्या निकल के आएगा? 2 टू दी पावर -1 हो जाएगा 1/2, 2 टू दी पावर 0 हो जाएगा 1, 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा 2, 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा 4। तो ये किसका वैल्यू निकल गया? x का वैल्यू निकल गया। आया समझ में आप लोगों को? यस सर। सेट b का मतलब क्या था? x, तो b कितना हो जाएगा? तो b हो जाएगा हमारा 1/2, 1, 2 और 4। तो ये हो गया हमारा b सेट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा चीजें। ये जो हमने लिखा कि b इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n -1 से सॉरी -1 था कि -2? -2, -2 से लेके x जो था वो 3 के बीच में और n बिलोंग्स टू इंटीजर था। ठीक है, सॉरी। और इसी b का वैल्यू निकल के आया कितना? 1/2, 1, 2 और 4। दोनों तो सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये जो सेम ही चीज को पहले तरीके से हमने लिखा उसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर मेथड बोलो या सेट बिल्डर फॉर्म बोलो। और ये जो दूसरा तरीके लिखा हमने इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। आया समझ में? तो इसी Yes, को sir. रोस्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो अगर कोई चीज रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई चीज सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूं सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या आप उसको रोस्टर फॉर्म में कितना कितना नंबर आएगा बता पाएंगे मेरे को? यस सर। ठीक है, चलिए एक बड़े आसान सा एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दूंगा क्वेश्चन, आप लोग को रोस्टर फॉर्म में निकाल के बताना है कि उसका आंसर जो है वो कितना आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक अलग सा सेट ले लेते हैं, सेट सी इक्वल टू हमने ले लिया चलो m। ठीक है, और m इज इक्वल टू हो गया 2 + n। ठीक है, और n जो होगा वो 5 से छोटा और n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब मेरे को बताइए कि c जो होगा वो रोस्टर फॉर्म में कितना वैल्यू निकल के आएगा। 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोगों को, फटाफट निकाल के बताइए कि इसका वैल्यू कितना आएगा। c का मतलब क्या है सबसे पहले देखिए, उससे c का मतलब जो पहले लिख दिया जाता है वही। पहले हम लोगों ने लिखा था कि b का मतलब x, अब बोल दिया गया c का मतलब m, जो m का वैल्यू निकलेगा वही c का वैल्यू होगा। आया समझ में? यस सर। चलिए फटाफट निकाल के बताइए। सर एन जो है वो 5 से बड़ा होगा ना? 5 से छोटा n 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4, लेस देन 5 दिया हुआ है। हेलो। हाँ बोलिए, कितना आया? यस सर। 2 + 1 = 3 होगा पहला। 3, चलिए 3 हो गया। दूसरा
क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे 1 3। वेरी गुड। दूसरा दूसरा 2 + 2 = 4। और तीसरा हो जाएगा 2 + 3 = 5। और n का 2 वैल्यू + 4 = 6। 6, तो इसका वैल्यू होगा 3 4 5 6। ठीक है, आया समझ में आपका निकला मनीष? यस आया, यस सर, आया समझ निकल में गया। कैसे किया गया? C का हाँ मतलब सर, M, यस सर, ठीक है, और M का मतलब आगे बताया गया। फिर M का मैं जब M को बताया जा रहा था तो उसके बीच में कहीं ना कहीं N आ गया, तो फिर वो N को बताया गया कि N क्या है। यानी कि हम यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में जो चीज लिख देंगे वही X का वैल्यू होगा, वही सेट का वैल्यू होगा। ठीक है, अब चलिए हम एक बहुत ही बढ़िया सा एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोग का दिमाग और खुलेगा। हम एक फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं एक सेट D फाइंड आउट करना है। ठीक है, और D का मतलब है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x इक्वल टू हमारे पास है 2n, x इक्वल टू हमारे पास है 2n। ठीक है, और n जो होगा -1 से बड़ा और 3 से छोटा। ठीक है, n जो होगा -1 से बड़ा और 3 से छोटा, और n जो होगा वो इंटीजर होगा। ठीक है, अब मेरे को ये डी सेट बताइए कि ये डी सेट क्या निकल के आएगा हमारा। सर हाँ बोलिए। 2 × 0 वो फर्स्ट, किसका वैल्यू? सेकंड होगा 2 × 1। चलिए 2 हाँ। × 0 2 × 0 2 × 1, फिर 2 × 2। 2 × 2। अब ध्यान से समझिएगा, ये किसका वैल्यू निकाला आपने? n का। ये x का वैल्यू निकाला ना, तो n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू तो x 0 का वैल्यू निकाला। और 2 होगा। ये किसका वैल्यू निकाला? x का। बट सेट का मतलब क्या है? d d है। d का मतलब क्या है? किसका वैल्यू मानेंगे हम? d का मतलब कौन होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। जो चीज पहले लिख दिया जाता है वही चीज होता है। ठीक है, पहले m लिख दिया गया तो m का जो वैल्यू होगा वो c का वैल्यू होगा। पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया गया तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो d का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू हमारा निकला 0 2 और 4, ये x का वैल्यू निकला। बट हमारा जो सेट है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। 0 4 और 16 ये हमारा सेट होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो डायरेक्टली बता रहे थे कि b का मतलब जो होगा वो x होगा, c का मतलब जो होगा वो m होगा। इस बार क्या बता रहा है कि d का मतलब जो होगा वो x स्क्वायर होगा। आया समझ में? अब बहुत सारी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, जो सेट बिल्डर फॉर्म से लेके हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, रोस्टर फॉर्म से लेके सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये तो दिया हुआ है सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के 4-5 क्वेश्चंस आप लोग को दिए जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसको सॉल्व करके असाइनमेंट के फॉर्म में सबमिट कर देना। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये पीडीएफ मैं अभी क्लास के बाद आप लोगों को भेज दूंगा असाइनमेंट के फॉर्म में। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा सारा का सारा चीजें। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन अभी भेजना है। हाँ, आज बनाइए, दिन भर बैठ के क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बना के सेंड कर दीजिएगा असाइनमेंट वाले फोल्डर में, जहां पे मैं सेंड करूंगा ये पीडीएफ, उसी में आपको मतलब ऑप्शन भी आ जाएगा कि ये सेंड करने के लिए। ठीक है, आप लोग जो भी असाइनमेंट होमवर्क कीजिएगा उसको फोटो क्लिक करके उसमें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आया समझ में? आज हमने 3 चीजें पढ़ा, एक तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल के बारे में पढ़ा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म के पढ़ा, तीसरा रिप्रेजेंटेशन पे हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आप लोग को ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको होमवर्क कीजिए बढ़िया तरीके से। स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ताकि दिमाग खुलना स्टार्ट हो। एक बार दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा फिर सारी चीजें इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।